देखेंगे जब अपनी जमी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। आज के इस खंडवा गांव के ऐतिहासिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अति सम्माननीय अतिथिगण, सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, मुझे नौजवान साथियों ने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। बड़ी खुशी हुई कि भगत सिंह जब अपनी शहादत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, अपने परिवार, अपने दोस्तों को अपनी इच्छा ये जाहिर करके कि जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाऊंगा वो काम शायद मेरी शहादत कर देगी, वो काम हुआ और उसके बाद ज्यादा समय निकल जाएगा, तब लोगों को फिर मेरी याद आएगी। आज गांव गांव में भगत सिंह की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। भगत सिंह के शहादत दिवस और जयंती के उपलक्ष्य में बड़े बड़े जलसे और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब तो बनने वाली सरकारें भी उनके समाधि स्थल पर जाकर के अपना शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है। ये बहुत बड़ा देश की राजनीति के अंदर बदलाव होने जा रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए हमें जब निमंत्रण दिया गया, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन आ रहे हैं। मैंने हमारे नौजवान साथी जो जाकर के निमंत्रण दे के आए थे, मैंने कहा भगत सिंह के साथ किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का आधिपत्य नहीं है, अधिकार नहीं है। भगत सिंह इस देश की आम आवाम के हैं, इस देश के हर मजहब के, हर जाति के हैं। आप इसमें भेद मत करना, आप सब लोगों को इनवाइट करना। अगर भगत सिंह के कार्यक्रम में किसी को राजनीति लगती है और वो इस वजह से यहां पे नहीं आए, तो मैं उनको कहना चाहूंगा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बीमारी किसी को नहीं हो जिसकी आदमी जाके दिखावे नहीं, जब बनिया लगे कि मैं तो उछाड़ो और है सगड़ा जी का नहीं भाई बावड़ा। तो इस कार्यक्रम में जब भी आप 23 मार्च को 27, साथियों बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। भगत सिंह को हम दिल से अपना महानायक स्वीकार करते हैं और इनका इतना बड़ा कद था कि शहीदों के शहीद आजम जी जिस उपाधि से उन्हें नवाजा गया, शहीद आजम भगत सिंह, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम तब दे पाएंगे जब हम उनके लिखे हुए सिद्धांत को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उनको उतारेंगे और उनके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। अन्यथा रोड़ो चाल रही है क्या भगत सिंह पैदा तो है मेरे लग रहे नहीं पड़ोसिया लग रहे, भगत सिंह इसे न जरूरत है। भगत सिंह ने एक सिद्धांत दिया था कि क्रांति बंदूक और पिस्तौल और बम से नहीं आती, क्रांति की शान विचारों की मशाल पे तेज होती है। विचारों से क्रांति आती है। हमारे अति उत्साही लोग, इतिहास में भी यह दोहराया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज ना मेरे फिल्म में ले गए माहौल बन रहे, फिल्मों में भी आई दिखाई जाए। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और बड़ी चतुराई के साथ यह चयन किया गया था कि बम फेंकने के लिए कौन कौन जाएंगे। भगत सिंह को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके साथ उसी जज्बे के साथ जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए बटुकेश्वर दत्त,
जो उनके साथ थे, उनके योगदान को भी हम कम करके आंका नहीं आंक सकते। इन दोनों साथियों को तय किया गया कि आप असेंबली में बम फेंकेंगे। क्यों भी रोड़ो क्यों बम फेंकना रो, बम फेंकने की नौबत की आ रही। अंग्रेज हुकूमत की असेंबली दो कानून लेके आ रही थी। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते और उस समय की अंग्रेज सरकार किसी को भी शक के घेरे में लेकर के गिरफ्तार कर सकती है बिना मुकदमे के। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जनता की सुरक्षा के नाम पर कानून लेके आ रहे थे, जिसे तमाम देश के स्वतंत्रता सेनानी यह मान रहे थे कि अंग्रेज हुकूमत यह कानून जनता के जो जनवादी अधिकार है उनको दबाने के लिए लेके आ रही है। सम्माननीय राठौड़ साहब यहां बैठे हैं, जनता से सीधा इनका जुड़ाव भी रहता है, लेकिन कई कानून चाहे इनकी पार्टी के हो चाहे हमारी दूसरी आजाद देश की सरकारें हो, उनसे भी बढ़ जाते हैं, फिर वापस भी हो जाते हैं। वो जो कानून लेके आए थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उस कानून के खतरे आगामी क्या होंगे इस बात को उन्होंने समझा और बम भी वहां फेंका जहां पे किसी को नुकसान नहीं हो। और उन्होंने कहा कि बाहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, हमने ये धमाका कर दिया, अब करो गिरफ्तार। लेकिन बहुत सारे इतिहास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल हावी है, फिल्मों में भी यही दिखाया गया कि भगत सिंह के पास पिस्तौल था। उस भगत सिंह की उस तस्वीर को पसंद करते हैं जिसमें हाथ में पिस्तौल दिखे, जबकि भगत सिंह कहते थे बम और पिस्तौल से क्रांतियां नहीं आती, क्रांतियां विचारों से आती हैं, बदलाव विचारों से आते हैं। विचार अगर हमारे ठीक होंगे तब बदलाव आएंगे। गिरफ्तारी देने के पीछे जो असली मकसद था, देश के अंदर उस समय जो सरकार थी उसने क्रांतिकारियों को दो भागों में बांटा था, एक गरम दल और एक नरम दल। भगत सिंह बेशक उनके साथी गरम दल के साथ थे, लेकिन गरम दल के अलावा भी एक उपमा और दे दी गई कि इनकी गतिविधियां आतंकवादी हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने को सौदो बिगाड़ के छोड़ेगा। अंग्रेजा ने पंपोड़ के टिपाना चावा, 200 साल तानी जिका जड़ गाली पर पंपोड़ा जागे, उन्होंने आतंकवादी साबित कर दिया। उनकी बातों को जनता तक गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी देंगे, अदालत बैठेगी, हमारे मुकदमे की सुनवाई होगी, हम उस सुनवाई में अपनी बात कहेंगे और वो अखबारों में प्रकाशित होगी और देश के बच्चे बच्चे तक हमारे विचार पहुंच जाएंगे। मेरे नौजवान साथी अभी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ठीक ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके तमाम क्रांतिकारी साथी जब अंग्रेज जज के सामने अदालत के अंदर पेश हो रहे थे, तब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। जज साहब जैसे ही फाइल को लेके प्रोसीडिंग बढ़ाने की कोशिश करे, वो वापस इनकलाब जिंदाबाद। सरकारी वकील खड़ा होकर अपनी दलील पेश करे, वो वापस इनकलाब जिंदाबाद। आखिर जज है जिको तड़ो या लागे कोई रिश्ता माई कही करे, बोले वो केस हो दो इनकलाब जिंदाबाद, वो के इनकलाब जिंदाबाद आया जद का एक ही नाम पकड़ रखी है। तब उन्होंने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का मतलब यह है कि ये जो व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था बनी हुई है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। जज बोले तो सोदो थारो कितोक लंबो चाल सी कत्तानी जारी रहसी। तब उन्होंने 3 लाइन में जवाब दिया था कि जब तक अन्न पैदा करने वाले किसान के बच्चे भूखे रहेंगे, जब तक बड़े बड़े भवन बनाने वाले मजदूर के बच्चे बिना छत के रहेंगे, जब तक कपड़ा बुनने वाले के बच्चे नंगे रहेंगे, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद जारी रहेगा। क्या उनका इनकलाब जिंदाबाद आज अपन इन वर्तमान परिस्थितियों में देखें, क्या सबको छत नसीब हुई? क्या सबको वस्त्र नसीब हुए? क्या सबको भरपेट अन्न नसीब हुआ?
अगर नहीं हुआ तो इनकलाब जिंदाबाद की आज फिर आवश्यकता है। दोस्तों, इस बात के ऊपर विचार करने की जरूरत है। हमारे चूरू की कलेक्ट्री के सामने आप सबने देखा है, सम्माननीय अतिथि यहां बैठे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। पिछले दिनों बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने वाले, पढ़ने वाले लोगों का एक संगठन बना है, माहौल बना है। अच्छी बात, हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन बाबा साहब को पढ़ा क्या? जन्मदिन हो है जो अम्बेडकर साहब हर चौक पर जाके केक लेके जाए, शादी की वर्षगांठ हो है जब बैठे जागे वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते। लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे? मैं थाना बात ही वास्ते कहना चाहूं कि तड़के ही थे कोई घना आवेश में आगे भगत सिंह की फोटो पर, प्रतिमा पर गुलगुला चढ़ाने ना लाग जाइयो। इनको पढ़ना आप, धर्म के बारे में, हमारी सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं के बारे में इनके अलग विचार थे। कोई किसी धर्म को माने, इस स्वतंत्रता के साथ उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। एक दस्तावेज लिखा है पूरा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब नौजवानों के साथ से अपील करना चाहूंगा, जिस उत्साह और हौसले के साथ आपने ये प्रतिमा यहां पे स्थापित की है, इनकी शहादत दिवस के ऊपर, इनकी जयंती के ऊपर अच्छी अच्छी विचार गोष्ठियां आपको करनी चाहिए। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लेखक आ गए। 3-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, साथ उनके विचारों के ऊपर चल करके बिताने की कोशिश करता। अरे कहां, किस लेखक ने लिखा? बाबा साहब के प्रभाव में आने और भगत सिंह के शहादत के बीच में गैप है। साइमन कमीशन कब आया? वो जो साइमन कमीशन 1928 में आया था, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उनकी शहादत हो गई। उस समय देश के अंदर दो भाव पैदा हुए थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि हम जो पिछड़े, दलित, आदिवासी लोग हैं, क्या पता इस कमीशन की बदौलत हमारा भला हो जाए। और कुछ लोग जो आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अपने वालों को बाद में निपट लेंगे, पहले सब संगठित होकर के अंग्रेजों से निपटें। 31 में फांसी हो गई। 37 में जो समझौता हुआ, उस समय मत विभाजन हुआ था। इसलिए लेखक भी वो पढ़े जो भगत सिंह के साथ जेल में रहे हैं। मैं अपने साथ एक पुस्तक लेके आया हूं जो भगत सिंह के साथ जेल में रहे, शिव वर्मा, उनकी लिखी हुई किताब भगत सिंह की जेल डायरी। ये जो मूल दस्तावेज है, जो 404 पेज की एक जेल डायरी है, जो 12 अक्टूबर 1929 को जेलर ने जारी की थी। जेल में डायरी दीजिए नहीं, जब भी मैं जेलर का साइन हुआ, 2 तो बड़ा और एक इनिशियल छोटा साइन, और एक जिकन अलर्ट हुआ बिन 2 बड़ा और एक इनिशियल साइन। उसमें तारीखें लिखी जाती है, उसमें पेज कितने दिए गए वो लिखा जाता है, और लास्ट के पेज पे भी ठीक इसी तरीके से हस्ताक्षर होते हैं। तो मेरे पर को राइटर कोई जे आवेश में आगे कोई बात लिख जा, भावुकता में आगे बात लिख जा, बिन सच्ची कौन माननी है। सारे पढ़े लिखे लोग अपन बैठे हैं, ज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते थे। अपने देश में कई आवेश में आगे आप भी कहते हैं कि पहली सर्जरी जी की है, बा गणेश जी की हुई गए, आदमी के सिर के ऊपर हाथी को सिर लगायो। ये बात किसी की भावना को आज तो कर सकती है, लेकिन कोई पढ़नी और टापर परीक्षा में आ बात लिखा हुआ जो गुरुजी इड्डा दे 2 00। इसलिए जो इतिहास है, जो सत्य है, उसको स्वीकार करते हुए असली जो हमारे राइटर हैं, जिस साथी ने ये प्रतिमा बनाई है, उसको वो बुक मैं भेंट करके जाऊंगा मेरी तरफ से, उनसे मिलूंगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे
और जगह जो प्रतिमाएं लगी हैं उसमें जयपुर से बना के लानी होती है, पिलानी से बना के लानी होती है, और उसकी कीमत है वो बहुत अलग होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं उसमें, इन्वेस्टमेंट लोग। लेकिन अपने गांव में, आपके गांव के कलाकार ने आपके गांव में ये प्रतिमा लगा करके इस गांव को जो सौगात भेंट की है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। साथियों, 7:35 और टाइम हो गया, डट जी मालिक मेरा ही काम है। राठौर साहब, हमारे सम्माननीय अतिथियों को जल्दी है, इसलिए आपके इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के ऊपर आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं भेंट करते हुए आने वाले समय में इस गांव के, इस इलाके के आसपास के नौजवान आपसे प्रेरणा लेकर के इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।